अध्याय 1 देख रहे हैं, संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। इसके सवाल और जवाब देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। पहला है, इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, संविधान का कौन सा काम नहीं है। इसका उत्तर है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये संविधान का काम नहीं है। संविधान ये बताता है कि सत्ता का बंटवारा कैसे होगा, किस तरीके से लोग इलेक्ट होंगे, लेकिन कौन लोग इलेक्ट करेंगे यह पूरी तरीके से आप और मेरे यानी कि जनता पर निर्भर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है। तो इसका उत्तर बनता है ग। संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाएगी। तो जो ऐसी चीज है हमारे पास जो संसद को बनाने की बात कर रही है, तो संसद से ज्यादा प्रामाणिकता किसकी हुई? संविधान की। और यह भी कि कौन कौन सी शक्तियां किस किस को कैसे कैसे प्राप्त होगी, संसद के पास क्या शक्तियां होंगी। तो यह बताने की जब शक्ति संविधान के पास है तो प्रामाणिकता इसकी बढ़ जाती है, इसलिए ग सही है। बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। तो एक एक करके देखेंगे। देखिए, सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है, बिल्कुल सही है, यह भी हमने देख भी लिया। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है, ऐसा नहीं है। कई ऐसे गैर लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर संविधान है। संविधान के कानूनी दस्तावेज या संविधान के कानूनी दस्तावेज हैं और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान वाकई में, क्योंकि इसको न्यायपूर्ण व्यवस्था के तहत बनाया गया था कि इसमें ऐसी चीज लिखी जाए जिसको न्याय से लागू किया जा सके, तो आप इसको कानूनी दस्तावेज कहेंगे। आदर्श और मूल्य को लेकर कानून बनाए गए हैं, केवल आदर्श और मूल्य ही नहीं है, उसको हम सही कह सकते हैं। संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है, बिल्कुल सही है, चाहे वो उसकी मॉरल आइडेंटिटी हो, चाहे वो उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो, जो भी आइडेंटिटी बनती है वो संविधान एक नागरिक को देता है। बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या गलत। अपने उत्तर का कारण बताएंगे आप। तो पहली चीज इसमें आती है कि संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। यानी जैसे आज इलेक्शन होता है, चाहे निगम पार्षद का भी हो, तो वहां लोग वोट देते हैं, चाहे वो विधायक का हो, चाहे वो आपके सांसद का हो, लोग वोट देते हैं और उससे वो चुने जाते हैं। यहां ऐसा नहीं हुआ था। तो भारतीय संविधान की रचना करने वाली जो संविधान सभा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके सदस्यों का चुनाव समाज के सभी वर्गों के लोगों के बीच से नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरीके से ये बनी थी, इसमें अधिक से अधिक वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया गया था। क्योंकि भारत के विभाजन के बाद कांग्रेस के पास मैक्सिमम सदस्य थे, यानी कि 82% सदस्य तो कांग्रेस के ही थे। लेकिन बात यह थी कि कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे, सबकी विचारधाराएं अलग थी, सब अलग अलग वर्गों से आते थे। तो ये कहना ये सही नहीं होगा कि संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई। जो लोग आए थे वो भी तो भारतीय जनता या कहें भारतीय परिवेश से ही आए थे। अलग अलग जो ब्रिटिश राज्य वाले प्रोविंसेस है वहां से आए थे, और जहां पर ब्रिटिश राज नहीं था, जहां पर रियासतें थी, वहां से लोग आए थे। तो हर जगह से नागरिकों के लिए अलग अलग वर्ग से रिप्रेजेंटेशन था, प्रतिनिधित्व था। संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। तो ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा, इसके सदस्यों में प्रत्येक विषय पे आम सहमति थी, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि और ये कोई बड़ा फैसला नहीं लिएगा, इसको भी गलत हम कहेंगे। भारतीय संविधान का केवल एक ही विषय ऐसा था। देखिए, इतने सारे विषय हैं, अगर आप कानून की पढ़ाई करते हैं, आप संविधान की पढ़ाई करते हैं, तो संविधान इतना बड़ा दस्तावेज है, 3 साल लग गए इसको बनने में। लोगों के, जो भी संविधान सभा के लोग थे, उनके बीच में इतना ज्यादा मतभेद था
कई चीज़ों पे, क्योंकि हर आदमी चाहता था कि चीज़ों को अच्छा किया जाए, बेहतर किया जाए। एक ही ऐसा विषय था जिसमें आम सहमति नहीं, मतलब आम सहमति थी, बाकी में आम सहमति नहीं थी, इसलिए डिबेट हुए, 167 बैठकें हुई, 3 साल लग गए इस संविधान को बनने में। केवल एक ही ऐसी चीज़ थी कि सभी को मताधिकार मिले, यानी कि जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सफरेज। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें, जितनी भी विषयों पर संविधान सभा ने बात की, वहां पर गहन विचार हुआ, विचार विमर्श हुआ, वाद विवाद हुआ, डिबेट हुआ, तब चीजें निकल के आई। संविधान में कोई मौलिकता नहीं है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। यानी कि जो संविधान है वो हम लोगों ने नहीं बनाया, हमने बाहर की चीजें कॉपी कर ली और पेस्ट कर दी, और इस तरीके से संविधान बनाया गया है। ये सवाल इस तरीके से पूछा गया है। तो इसके लिए भी हम ये कहेंगे कि देखिए, संविधान के जो अलग अलग विषय हैं उन पर जो विचार विमर्श के लिए जो मेन विषय थे, उनके लिए 8 कमेटियां गठित की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, मौलाना अबुल कलाम साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ये इन कमेटियों के अध्यक्ष पद पर थे, इन 8 कमेटियों के। अब ये ऐसे विचारक जिनका मैंने नाम लिया, ये सभी ऐसे थे जिनके विचार अलग अलग विषयों पे अलग अलग थे, मतलब सबकी विचारधाराएं, सोच सब अलग अलग थी। जैसे अंबेडकर साहब का एग्जांपल लूं तो कांग्रेस के महात्मा गांधी के बहुत विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे। उनका यह मानना था कि कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों के उन्नति के लिए उतना काम नहीं किया जितना इनको करना चाहिए। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बीच में भी कई विषयों पर बहुत गंभीर मतभेद थे। लेकिन फिर भी इसे कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद भी सबने मिलकर काम किया और मत विभाजन का फैसला लिया कि भाई जो भी है, जितने लोग ज्यादा मत देंगे उस चीज को एग्री किया जाएगा। तो ये कहना बड़ा गलत हो जाएगा कि संविधान सभा के सदस्यों में आम सहमति नहीं थी। हम इसी को हम रिपीट कर रहे हैं। अभी मैं इसका जो मौलिकता है इसका मैं उत्तर दूंगा, ये मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो अभी हम क्या कह रहे थे कि भाई हम ये सवाल उठा रहे थे कि ये इसमें लोगों के बीच में असहमति थी, लेकिन अगर इसको और थोड़ा बढ़ा के बताऊं मैं, तो कितनी गंभीर लोगों के बीच में डिस्कशन होता था, विचारधारा अलग थी। तो फैसला नहीं लिया गया, बड़ा फैसला नहीं लिया गया। इसके बारे में भी चर्चा अगर मैं आपको बता दूं कि भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, सेंट्रलाइज होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच में कैसा संबंध होगा, राज्यों के बीच कैसा संबंध होगा, न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होगी नहीं होगी, किस तरीके से हम लोगों के अधिकारों की रक्षा करें, जैसे संपत्ति की रक्षा करें, इसी तरीके से शासन व्यवस्था कैसी होगी, अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या होगा। तो इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए। तो अगर ये कहना बड़ा गलत हो जाएगा कि संविधान सभा ने कोई बड़े फैसले नहीं लिए गए। तो ये मैं जो पिछला सवाल था उसी का उत्तर दे रहा हूं। अब हम आते हैं इस पे मौलिकता पे। तो मौलिकता यानी कि संविधान मौलिक है कि नहीं। अब आप देखिए, आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर होते हैं और एक आपका दोस्त होता है जिसकी कुछ अच्छी आदतें हैं। तो आप क्या करते हैं, उस अच्छी आदतों को लेने की कोशिश करते हैं। जैसे वो हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है, आप भी कोशिश करेंगे मैं भी खुश रहूं। तो अच्छी आदतें लेने का मतलब ये नहीं है कि आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई। यही संविधान सभा के साथ हुआ, यही संविधान के साथ हुआ कि हमारा संविधान मौलिक नहीं है, बिल्कुल गलत कहना है। हमने अलग अलग देशों से अच्छी अच्छी चीजें ली, लेकिन वो सारी जो चीज ली, हमने कोई संकोच नहीं किया, कोई संकीर्णता नहीं थी संविधान सभा के दिमाग में, क्योंकि जो स्वस्थ प्रावधान है, जितने भी देश हैं उनके संवैधानिक व्यवस्थाएं जो हैं, उनके जो अच्छे स्वस्थ ऐसे प्रावधान जो हम लिए जा सकते हैं, और उनको हमने ये किया कि भाई कोई नकल नहीं की, हमने कॉपी नहीं किया। हमने क्या किया कि वो प्रावधान लिए जिसको हमारे देश के हिसाब से हम अनुकूल मानते थे, जो हमारे देश के लिए हम ये प्रूव कर सकते थे डिस्कस करके कि हाँ ये हमारे देश के लिए सही है। इसीलिए अगर कोई भारतीय संविधान की मौलिकता पे प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये थोड़ा गलत होगा, नितांत गलत होगा। तो ये हमने ग का उत्तर लिया है। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में 2 उदाहरण आपको देने हैं। पहला है, संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ। विश्वसनीय मतलब होता है क्रेडिबल, जिन पे आप विश्वास कर सकें। इसके लिए जनता के मन में आदर था।
तो देखिए, संविधान की जो रचना हुई वो उस संविधान सभा द्वारा हुई जिनके जितने भी सदस्य थे वो बहुत प्रॉपर तरीके से, एक तो अलग अलग रियासतों से, जहाँ पर ब्रिटिश राज था और जहाँ पर ब्रिटिश राज नहीं था, वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और सिख, इन लोगों ने अपने अपने वर्गों से लोगों को इलेक्ट करके, चूज करके भेजा था। और जहाँ पर किसी का राज नहीं था, मतलब ब्रिटिश राज का राज नहीं था, वहाँ पर भी आपस में कंसल्टेशन करके लोग आए थे। ऐसे लोग आए थे जिनको लोग मानते थे। तो संविधान सभा के बहुत सारे जो नेता थे उनमें मोस्टली राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। जो हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ था, आज़ादी का जो मूवमेंट हुआ था, उसके लोग थे ये। तो देश की जो जनता थी वो इन सब लोगों से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थी। अब अगर अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया जाए, अंबेडकर साहब का नाम लिया जाए, तो ये तो आज भी सबके ज़बान पे है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बड़े नेताएं थे वो जनता को रिप्रेजेंट करते थे, और संघर्ष और परिश्रम के कारण जो हमें आज़ादी प्राप्त हुई, लोग जानते थे कि किनके संघर्ष के कारण हुई है। इसीलिए सभी नेताओं के प्रति लोगों का विश्वास होना, दिल में उनके प्रति एक विश्वास होना, ये बहुत स्वाभाविक था उस समय। और ये नेता, जैसे मैंने बताया कि हर एक रियासत से, हर एक प्रोविंस से, स्टेट से जो लोग आए थे, वो सभी समाज को, जातियों को, समुदायों को, धर्मों का प्रतिनिधित्व करते थे, रिप्रेजेंटेशन करते थे। तो इस तरीके से संविधान सभा के जो सदस्य हैं, उनके रूप में ये जो नेता थे, ये जो नेतागण थे, उन्होंने संविधान की रचना करते समय जो जनता की इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, ज़रूरतें थी, उनकी जो बेसिक नीड्स थी, उसका पूरा का पूरा ध्यान रखा। इसीलिए जनता के मन में इन नेताओं के प्रति आदर का भाव था, सत्कार था, रिस्पेक्ट थी। अगली जो हम बात करेंगे वो है, संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलटफेर मुश्किल है। तो 3 चीजें हमारी मेन आती हैं। एक तो कार्यपालिका, जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, ये विधायिका जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और फिर तीसरी आती है आपकी न्यायपालिका जिसे हम जुडिशरी कहते हैं। तो संविधान सभा ने इन तीनों के बीच में शक्तियों का इस तरीके से बंटवारा किया कि ये जो सरकार के 3 अंग हैं वो अपना काम बिल्कुल सुचारू रूप से कर सकें, और तीनों अंगों के बीच इस तरीके से शक्तियों का, सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, वितरण किया गया, कि निर्माताओं ने बहुत अच्छी तरीके से चेक और बैलेंस, यानी कि नियंत्रण और संतुलन रखने की कोशिश की। तीनों में से कोई भी अंग एक दूसरे के कार्य में किसी तरीके से अनुचित तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई बाधा नहीं डाल सकता। कार्यपालिका की संपूर्ण कार्य प्रणाली का संसद से नियंत्रण होता है। अब अगर कोई न्याय है, जैसे किसी को न्याय नहीं मिला, तो पुनरावलोकन कर सकता है वो। इसकी प्रक्रिया से संसद और जो मंत्रिमंडल है उसके कार्यों पर टीका टिप्पणी की जा सकती है। अगर कोई ऐसी गलत चीज़ कर दी गई है, संसद ने गलत डिसीजन ले लिया है, तो संविधान निर्माताओं ने ऐसा प्रावधान किया है कि कोई भी ऐसा अंग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी निजी स्वार्थ के लिए, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। अब हम बात करेंगे इसकी। इसमें सवाल कुछ इस तरीके का बनता है कि संविधान जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र है। तो अभी जो भी हमने डिस्कशन किया उससे बात वो निकल के आ गई है कि संविधान सभा ने जो संविधान बनाया है वो पूरी तरीके से जनता की ज़रूरतें, आकांक्षाएं, इच्छाएं, एस्पिरेशंस, इनके अनुरूप बनाया है। मतलब संविधान का कार्य यही है कि वो सरकार को इस तरीके का पावर दे, क्षमता दे कि जनता की जो ज़रूरतें हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा कर सके, और वो ऐसा समाज बना सके, सरकार इस तरीके का न्यायपूर्ण समाज, जस्टिफाइड समाज बना सके, जिसमें ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो कि हर आदमी, हर समाज अपने आप को ये माने कि हम न्यायपूर्ण व्यवस्था में रह रहे हैं। देश की जनता के कल्याण के लिए जहां भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी व्यवस्था की, वहीं साथ में उन्होंने नीति निर्देशक, जो निर्देशक सिद्धांत हैं राजनीति के, किस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे, उनका प्रावधान भी किया। तो इससे क्या हुआ कि जो समाज का हर आदमी, उसके लिए सामाजिक, कानूनी और आर्थिक न्याय बिल्कुल सुनिश्चित हो गया। मौलिक अधिकारों और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उनके अतिरिक्त भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक है, जो मार्जिनलाइज हैं, जो जैसे मुसलमान हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, जो वयस्क मताधिकार है, यानी कि 18 साल के ऊपर हर आदमी नो वोट कर सकेगा, और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, इनके प्रति बड़ा विशेष ध्यान रखा गया। और देश में रहकर लोग किसी भी धर्म को
फॉलो कर सके, प्रोसेस कर सके, उसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। इसी तरीके से हर एक नागरिक को कानून के सम्मुख समानता का अधिकार है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे वो एक नॉर्मल आदमी हो, नॉर्मल काम करने वाला मजदूर हो। हर एक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। सभा कर सकता है, वो सम्मेलन कर सकता है, संघ बना सकता है, समुदाय बना सकता है, इन सब का अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके से भारत का संविधान देश की जनता की जो सोच है, उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस, नीड्स, इसके अनुरूप है। किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है, और इस तरह का निर्धारण ना हो तो क्या होगा? तो क्यों जरूरी हो जाता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से किया जाए और ये बता दिया जाए, देखिए साहब, आपकी जिम्मेदारी ये है, आपकी जिम्मेदारी ये है। तो हर एक देश में ऐसी संस्थाएं होती है, संविधान ने इस तरीके से संस्थाओं को बनाया या उनके पावर डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि किसी भी संस्था जो सरकार के अंतर्गत आती है, सरकार के अंतर्गत नहीं आती है, वो इस तरीके से चले कि शासन चलाने में सहायता हो, चाहे सरकार को, चाहे देश की व्यवस्था को आसानी से चलाया जा सके। तो इन संस्थाओं को कुछ शक्तियां भी दी, पावर दिया, और साथ में जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी, और ये अपेक्षा की गई कि ये संस्थाएं एक परिधि में रहकर, एक सीमा में रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करें, और जिम्मेदारी जो उनको दी है उसका पूरी तरीके से ईमानदारी से, जिसे कहें रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इसका निर्वहन करें। यदि कोई अपनी निर्धारित शक्ति जो उनको दी गई है उसके बाहर जाके काम करने की कोशिश करता है, कार्य का संचालन करने की कोशिश करता है, तो ये माना जाता है कि जो पेरीफेरी है उसने लांगी है, उसने दीवार लांगी है, यानी कि वो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। वो संस्थान, वो संविधान को नष्ट कर रहा है, वो संस्था संविधान के विरुद्ध जा रही है। इसलिए प्रत्येक देश के संविधान में संस्थानों के गठन के साथ ही उनकी जो शक्तियां और सीमाएं, ये पूरी तरीके से स्पष्ट रूप में क्लियर कर दिया गया है कि देखिए आपकी परिधि ये है, इसके बाहर नहीं जा सकते आप, ताकि जो संस्थाएं हैं वो ऐसा ना हो जाए कि तानाशाही बन जाए, वो कोई भी रूल रेगुलेशन पास कर दे जिससे जनता को परेशानी हो। तो इस व्यवस्था को न्याय संगत बनाने के लिए यह भी आवश्यक हो गया था कि संविधान में जो संस्थाएं हैं उनको जो शक्तियां दी गई हैं उनका सीमांकन या उनकी जो बाउंड्री है वो इस तरीके से व्यवस्थित की जाए कि कोई भी संस्था संविधान को नष्ट करने का प्रयास न कर सके, यानी उनको रोका जा सके, उनकी परिधि, उनकी जो बाउंड्री है फिक्स की जा सके। तो संविधान की रूपरेखा बनाते समय जो शक्तियों का बंटवारा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इतनी समझदारी, इतनी बुद्धिमत्ता से किया गया, या इसको इतनी बुद्धिमत्ता से किया जाना चाहिए था या किया गया है कि कोई भी संस्था इसके पास मोनोपोली ना हो, एकाधिकार ना हो, वो अपना एकाधिकार स्थापित ना कर सके। तो ऐसे करने के लिए यह भी आवश्यक था कि शक्तियों का जो बंटवारा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वो अलग अलग संस्थाओं में इस तरीके से रखा जाए कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है उसके हिसाब से बंटवारा शक्तियों का किया जाए। जैसे भारत में संविधान में जो शक्तियां हैं उसको विधायिका, जैसे मैंने बताया, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका के बीच किया गया है। साथ में और भी स्वतंत्र जो संस्थाएं हैं, जिसमें एग्जांपल लूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, निर्वाचन आयोग, इनको भी अलग से जिम्मेदारियां दी गई, अलग से शक्तियां दी गई। इस तरीके से केंद्र और जो राज्य है उनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, शक्तियों का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, निर्धारण किया गया। तो इस शक्ति सीमांकन से यह बिल्कुल क्लियर हो गया, निश्चित हो गया कि यदि कोई संस्था शक्तियों का गलत उपयोग करती है, या ये कहें संविधानिक व्यवस्थाओं को रोकने, हनन करने या उसको बुलडोज करने की कोशिश करती है, तो अन्य संस्थाएं उसे ऐसा करने से रोक सकती हैं, उनको गलत काम करने से संभाल सकती हैं। तो भारतीय संविधान में जो चेक और बैलेंस है, नियंत्रण और संतुलन, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन शक्तियों के सीमांकन के लिए किया गया है कि हर जगह चेक और बैलेंस रहे। यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना देती है जो देश में किसी का भी, देश की किसी संस्था का या लोग का या इंसान का मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो न्यायपालिका इसको रोक सकती है, उसको वो कह सकती है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो असंवैधानिक है, संविधान के अनुरूप नहीं है। आपातकाल के दौरान जो बनाए गए जितने भी कानून है उसको उच्चतम न्यायालय द्वारा बाद में क्लियर तरीके से असंवैधानिक घोषित किया गया था। आपातकाल हुआ था, आपको याद होगा, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू किया था, तो कार्यपालिका की शक्तियों को सीमा में बांधने के लिए विधायिका उस पर अनेक प्रकार के अंकुश या ये कहें बाउंड्री लगा सकती है, रोक लगा सकती है। संसद में सदस्य जो है जिनको हमने इलेक्ट किया हुआ है वो प्रश्न पूछते हैं
काम रोको प्रस्ताव रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कार्यपालिका है उस पर प्रॉपर चेक और बैलेंस नियंत्रण रखा जा सकता है। तो इस तरीके से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच जो शक्तियों का सीमांकन है, शक्तियों की जो बाउंड्री है संविधान की रचना करते समय, उसी समय क्लियर कर दिया गया था कि आपकी बाउंड्री ये है, आपकी बाउंड्री ये है। और ये सभी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से, जो इनका क्षेत्र है, यहाँ पर ये आराम से काम कर सकती है, स्वतंत्र रूप में काम कर सकती है। तो इस तरीके से जो चेक और बैलेंस है ये संविधान ने बहुत अच्छी तरीके से तय किया है। शासकों की सीमा का निर्धारण संविधान के लिए क्यों जरूरी है? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई भी अधिकार ना दे? देखिए, पहली चीज तो यह है, संविधान का काम यह है कि सरकार और शासकों द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ वो सीमाएं लगाए। अब ये सीमाएं कुछ रूप से मौलिक भी हो सकती हैं, जिसे हम कहते हैं बेसिक, जिसे रूडिमेंट्री कहते हैं। अगर है तो सरकार उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। जो बेसिक चीज़ें, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि हमें खाना खाना है, हम ऐसा कभी हो सकता है कि हम खाना खाना ही भूल जाएं, खाना तो हम खाएंगे ही। तो ये मौलिक चीज़ें होती हैं जिसका तो उल्लंघन नहीं हो सकता। तो संविधान द्वारा सरकार या शासकों की शक्तियों का जो सीमाएं लगाई गई हैं वो इसलिए आवश्यक है ताकि वह अपनी शक्तियों का कोई दुरुपयोग, मिसयूज ना कर सके और जनता के हितों को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचा सके। जैसे कोई एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, कोई अल्पसंख्यक समाज है, उसके खिलाफ कोई काम ना कर सके। तो संसद नागरिकों के लिए कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को जनता द्वारा अमल करने के लिए, फॉलो करने को लाने में कार्य करती है। और यदि कोई जनता, ये कहें कानून जनता की भावनाओं या इच्छाओं या हितों के अनुरूप नहीं बनाया जाता या उनके खिलाफ बनाया जाता है, तो न्यायपालिका, जुडिशरी ऐसे कानून को अमल करने में लाने से रोक सकती है और उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये नहीं कि भाई कानून बना दिया तो चलेगा ही चलेगा, कानून को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को न्यायपालिका ने यह निर्देश दे दिया है कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। जो संसद का उद्देश्य है, जो उसका मूल भावना है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। संविधान सरकार अथवा शासकों की शक्तियों को कई प्रकार की सीमा में बांधता है। संविधान का ये काम है कि सबकी बाउंड्री डिसाइड कर, जैसे अपने घरों की बाउंड्री होती है ना, वो डिसाइड कर दी गई। जैसे संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विवेचना की गई है और इन मौलिक अधिकारों का हनन कोई भी सरकार नहीं कर सकती। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसको कोई भी सरकार अलग नहीं कर सकती, हमको उस चीज से जुदा नहीं कर सकती। तो नागरिकों को मनमाने ढंग से या बिना किसी कारण से कोई बंदी नहीं बना सकता। अगर किसी को मृत्यु दंड भी दिया गया है तो उसको भी आखिरी मौका दिया जा सकता है कि भाई आप जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास अपनी दया याचिका भेजें। यही सरकार अथवा शासक की शक्तियों पर एक सीमा या बंधन कहलाता है। तो देश के जो नागरिक हैं अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। तो इस स्वतंत्रता पर कोई भी सरकार, कोई भी आदमी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। और हमारी जो मूल रूप से जैसे मौलिक अधिकार, जो स्वतंत्रताएं हैं, जैसे हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी, देश के किसी भी भाग में हम घूम सकें, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, स्वतंत्रता, यदि ये सब सरकार, ये समझ लीजिए सामान्य स्थिति पर इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। सरकार इस पर देख भी नहीं सकती। हाँ, कोई भी सरकार स्वयं किसी व्यक्ति को से बेगार नहीं ले सकती, ना ही किसी व्यक्ति को ये छूट दे सकती है कि वो किसी भी रूप से किसी व्यक्ति का शोषण कर सके या बंधुआ मजदूर बना सके या गरीबों का हनन के अधिकार को हनन कर सकते या महिलाओं के साथ कुछ शिष्टाचार से के अलग काम किया जा सके। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार सरकार के कार्यों पर सीमाएं लगाई जाती हैं। और जितने देश हैं जहां, जैसे अधिकांश देशों में संविधानों में कुछ मौलिक अधिकारों का प्रावधान आपको अवश्य मिलेगा, चाहे उसमें वो गैर लोकतांत्रिक सरकार क्यों ना हो। अधिकारों के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है। आप मान लीजिए अगर आप जेल में हैं तो आप जिंदा तो हैं लेकिन आप जीवित नहीं हैं। जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान होना असंभव था जो अमेरिकी सेना को पसंद ना हो। उनके हितों को ध्यान में रख के, अमेरिकी सेना के हितों में ध्यान रख के बनाना एक तरह वाजिब उस समय था। क्या आपको ऐसा लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह इससे अलग है? तो आप देखिए, जापान का जो संविधान बनाया गया
उस समय वो अमेरिकी सेना के कब्जे में था। इसका मतलब जापान के संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं वो अमेरिकी सरकार की इच्छा के अनुसार बनाई गई होंगी। जापान तत्कालिक परिस्थितियों में अमेरिका सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने जो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया, उसके बाद पूरे देश एक तरीके से समाप्त हो गया था। मतलब आंतरिक रूप में हिरोशिमा नागासाकी एक सिंबल था कि किस तरीके से चीज़ों को तबाह किया जा सकता है, तो जापान डर में भी था। तो इसका मूल कारण यह था कि अधिकांश देशों के संविधान लिखित थे। इन लिखित संविधानों में राज्य के संबंध जो विषय है उन पर अनेक प्रावधान किए जाते थे, जो एक यह निर्देशित करते थे कि राज्य किन सिद्धांतों का पालन करते हुए सरकार चलाएगा, सरकार कौन सी विचारधारा अपनाएगी। लेकिन जब किसी देश पर कोई दूसरा देश कब्जा कर लेता है, जैसे यहाँ पर हुआ एग्जाम्पल, तो उस देश के संविधान में शासक देश जिसने आक्रमण किया है, जिसने अपने कब्जे में ले रखा है, इस देश की इच्छाओं के विपरीत कोई प्रावधान बनाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जापान के तत्कालिक संविधान में अमेरिकी शासकों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया होगा। और भारत की स्थिति जापान से ठीक उलट थी। भारत अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रहा था और यह लगभग निश्चित हो चुका था कि देश को आज़ादी मिल जाएगी। भारतीय संविधान की रचना पर जो औपचारिक रूप से एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा ने दिसंबर 1946 इसमें विचार करना शुरू किया गया था, अर्थात जो आज़ादी प्राप्त होने के केवल 9 महीने पहले भारत के लिए संविधान बनाने की आवश्यकता अनुभव लोगों ने करने लगे थे। लोग अनुभव करने लगे थे कि हमें एक संविधान चाहिए। तो भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण लगभग समाप्ति के कगार पर था, क्योंकि डिस्कशन हो चुका था। इसलिए भारतीय संविधान में अंग्रेजों के दबाव के कारण कोई प्रावधान स्वीकार करना असंभव था, क्योंकि उनकी जाने की तैयारी हो चुकी थी। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमने अपनाई, डेमोक्रेसी हमने अपनाई। उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो नेशनल मूवमेंट हुआ था, उसके दिनों की जो समस्याएं थी उनको देखा था, अनुभव किया था, तो उसके समाधान का मार्ग ढूंढने का प्रयास किया गया। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान बनाने वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा ने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे समय तक जो संघर्ष चला, उससे काफ़ी प्रेरणा ली, उससे काफ़ी शिक्षा ली। तो संविधान सभा के सदस्यों को समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त था, सभी लोगों ने इन्हें समर्थन दिया। इसलिए देश में भारतीय संविधान को अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द जो हैं वो अगर आप देखें, हम भारत के लोग, ये शब्द ही बताते हैं, घोषित करते हैं कि भारत के लोग संविधान के निर्माता हैं। यह ब्रिटेन की संसद का उपहार नहीं है, ब्रिटेन का कोई हमारे ऊपर जोर नहीं था। इसे भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया है, पारित किया है। संविधान सभा में सभी प्रकार के विचारों के लोग थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे, और इस संविधान सभा का गठन उन लोगों द्वारा हुआ जिनके प्रति लोगों को असीम अत्यधिक विश्वसनीयता प्राप्त थी, क्रेडिबिलिटी प्राप्त थी। इस प्रकार भारत में संविधान बनाने का अनुभव बिल्कुल अलग है, जैसा कि जापान में हमने देखा। रजत ने अपने शिक्षक से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस प्रकार पुराना पड़ चुका है, यानी कि इसको समय हो गया है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। यह इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसको समझ भी नहीं पाता हूं। आप मुझे बताएं कि मैं इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूं, क्यों मानूं इनको। तो अगर आप शिक्षक होते तो रजत का क्या जवाब देते? अगर आप शिक्षक होते तो आप बड़े संक्षेप में आप ये बताते कि जो भारत का संविधान है वो बहता हुआ पानी है, एक गतिशील जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। भारत ने जो संविधान अपनाया वह 57 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है। इस अवधि में हम भारत के लोग अनेक दबावों से, दिक्कतों से, तनावों से गुजरे हैं। जून 1975 में एक आपातकाल हुआ था, इमरजेंसी। इसकी घोषणा एक बड़ी दुखद घटना थी। ऐसी घटना एक लोकतांत्रिक देश में कभी भी नहीं घटनी चाहिए। संसद सर्वोच्च है या न्यायपालिका, इस विषय पर एक विवाद उठा, लेकिन समय के साथ कठिन परिस्थितियां अपने आप सुलझती चली गई। संविधान आज भी सजीव और सशक्त है और आज भी संविधान में अमेंडमेंट पॉसिबल है, मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। इसका मतलब आज समय के अनुसार अगर कोई चीज़ें चेंज होती है या इसमें कुछ जोड़ घटा किया जा सकता है तो उसकी पूरी संभावना है।
इसलिए ये एक बहता हुआ पानी है और बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से लेकर आज तक अगर आप देखें तो मैं 93 नहीं कहूंगा क्योंकि 2020 में हम चल रहे हैं, बहुत सारे संशोधन किए गए, ये नंबर मैं नहीं बोलूंगा। इतनी बड़ी संख्या में जो संशोधन किए गए वो क्यों किए गए? क्योंकि समय के अनुसार हमें चेंज होना पड़ेगा। इस संविधान को 50 साल से अधिक पुरानी दस्तावेज कहना जरा गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान में बीते दिनों में पुस्तक इसलिए भी नहीं कह सकते कि भाई ये तो एक पुस्तक मात्र है, क्योंकि ये कठोर होने के साथ साथ पर्याप्त रूप में थोड़ा लचीला भी है। इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं। देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए इसमें परिवर्तन भी किया गया है, जैसे संशोधन में आपको बता रहा हूँ। संविधान में प्रस्तुत किए गए बहुत सारे जो प्रावधान है उसकी प्रकृति कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, उनको ऐसा माना जा सकता है कि ये कभी भी पुराने नहीं होंगे, आज भी नए हैं। अगर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो क्या भी पुरानी हो सकती है? किसी ने अगर किसी की किलिंग कर दी, उसको अगर सजा होनी है तो क्या वो पुरानी हो सकती है? ये तो हमेशा ही रहेगी। इस संविधान की रचना उस संविधान सभा ने की थी जिसमें 82% जो है कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन ये कांग्रेस के सदस्य अलग अलग वर्गों से, धर्मों से, विचारधाराओं से, जातियों से आए थे। ये सभी व्यक्ति बहुत योग्य थे, अनुभवी थे। तो ये तर्क संगत नहीं है कि संविधान निर्माताओं द्वारा आपस में राय नहीं ली गई। जो संविधान सभा निर्माण कर रही थी संविधान का, वो संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, किसी इंडिविजुअल धर्म या जाति या किसी विशेष संप्रदाय का नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये है कि आपका प्रतिनिधित्व कर रही थी, इंसान का, आदमी का, सिटीजन का प्रतिनिधित्व हो रहा था वहां पे। तो भारतीय संविधान का प्रारूप देश की बदलती परिस्थितियों के कारण पैदा होने वाली जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला करने के लिए, डट के मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। संविधान के क्रियाकलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वक्ताओं ने अलग अलग अपने पक्ष दिए। हरबंस कहते हैं कि भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है। नेहा का कहना है संविधान में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा सुनिश्चित करने का विधिवत वादा है। क्योंकि यह वादा पूरा नहीं हुआ इसलिए संविधान असफल है, फेल है। नाजिमा का यह कहना है कि संविधान असफल नहीं हुआ है, हमने उसे असफल बनाया है। अगर आप इन तीनों की बात सुनकर कोई पक्ष या विपक्ष में अपना तर्क बताएं तो यहां पर आपको तर्क बताना है। तो इस तरीके से होगा। पहले हम हरबंस की बात सुनते हैं। तो हरबंस ने जो कहा है वो सही है, क्योंकि भारत का संविधान लोकतांत्रिक ढांचा देने में बिल्कुल सफल रहा है। संविधान में यह घोषणा की गई थी कि प्रभुत्व शक्ति जनता से निहित है, मतलब जनता से आई है। एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ पीपल, लोग। संविधान की प्रस्तावना में क्लियर लिखा गया है, पहला शब्द है हम और उसके बाद कहा गया भारत के लोग। तो ये शब्द क्लियरली चिल्ला चिल्ला के उद्घोषित कर रहे हैं कि भारत के लोग संविधान के निर्माता है। लोकतंत्र का मतलब यह है कि थोड़े थोड़े समय के बाद शासकों का चयन नए संविधान के अंतर्गत अब तक देश में बहुत सारे चुनाव हो चुके हैं, आम चुनाव बहुत सारे हो चुके हैं। भारत एक गणतंत्र है, वी आर रिपब्लिक। यहाँ किसी पुश्तैनी शासकों को ऐसी मान्यता नहीं दी गई है। भारतीय राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का मुखिया है, जिसे 5 वर्ष के लिए हम चुनते हैं। इसी तरीके से सरकार को 5 साल के लिए चुनते हैं जो हमें शासित करेगी। भारत में जो वयस्क व्यक्ति है वो कोई भी किसी भी जगह का हो, किसी भी आप कहें जाति का हो, धर्म का हो, वो मतदान कर सकता है, बस वो पागल ना हो या कोई अपराध या कोई गलत एक्टिविटी में ना हो। संविधान द्वारा देश के जितने भी नागरिक हैं उनको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वो सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं। तो भारतीय संविधान एक बड़ा उदारवादी, बड़ा लिबरल लोकतांत्रिक स्वरूप है और इससे क्लियर स्पष्ट होता है कि भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनको अवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से, इलीगल रूप से कोई ऐसा संरक्षण या कहें गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। सभी नागरिकों को प्राप्त जो अधिकार है उनमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार सभी को मिला हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति पंथ का हो। भारत में जितने भी जैसे मैंने कहा कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, तो उनको सरकारी कार्यालयों और जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है उसमें रोजगार देने के लिए बाकायदा रिजर्वेशन दिया गया है। उनके लिए राज्यसभा और राज्य विधान मंडलों में सीट आरक्षित की गई है, यहाँ तक कि पंचायती लेवल पे भी की गई है, ये नगर निगम लेवल पे भी की गई है। तो सामाजिक और शैक्षिक जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण दिया गया है। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकार है, न्यायालय की स्वतंत्रता है, विधि का शासन है, यानी कि रूल ऑफ लॉ है। इस प्रकार भारत में
ये कहें जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, इसकी नींव रखी गई है और इसे शक्तिशाली बनाने का हर अच्छा संभव प्रयास किया गया है। तो हरबंस साहब ने जो कहा है कि भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा देने में सफल रहा है, बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं नेहा जी की। नेहा ने जो कहा है वो ये कथन भी एक तरीके से सही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि संविधान में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा सुनिश्चित करने के लिए जो वादा किया गया है, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ, इसीलिए संविधान थोड़ा सा असफल जैसा दिखता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार देश के जो जितने भी नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता का विशेष अवसरों पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। तो समानता के अधिकार का जो क्रियान्वयन है, उनका एग्जीक्यूशन है, आज भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। समाज के जो गरीब तबका है, दबे कुचले जो वर्ग है, उनको अभी भी उनका शोषण हो रहा है। कृषि भूमि में बहुत सारा ऐसा भाग है जिसपे दबंग और संपन्न लोग कब्जा किए हुए हैं। ग्रामीण लोगों को आज भी इनके खेतों पर मजदूरों की तरह कठोर परिश्रम करना पड़ता है और उनको पारिश्रमिक या की सैलरी या मेहनताना नहीं मिलता। गालियां, मारपीट, अभद्र व्यवहार उनके साथ होता है। देश में भाईचारे का घोर अभाव है। हिंदू मुस्लिम के लोग दंगे कराते हैं, जो नेतागण हैं वो चिंगारी लगाते हैं। देश के अलग अलग भागों में सांप्रदायिक दंगे हमने देखे हैं, क्योंकि जो लोग हैं अपनी केवल सत्ता पाने के लिए इनको भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि एक आम हिंदू और आम मुस्लिम कभी भी आपस में एक दूसरे से कभी भी कोई उनको बैर नहीं है। तो देश के नेता अपने वोटों के लिए ये दंगे कराते हैं। अब देश की जो मार्ग काट में झोंकने की जो एक मानसिकता है, खासतौर पे नेतागण में है, इन्होंने हमारे जो संविधान है उसकी अवधारणा को, मूलभूत भावना को ठेस पहुंचाई है। इसीलिए जो संक्षिप्त विवेचन हमने देखा, हम नेहा की बात को सही मान सकते हैं। नाजिम या कहें नाजिमा जी, इन्होंने ये कहा कि जो संविधान अपने आप असफल नहीं हुआ, हमने ये पूरी कोशिश की है। तो होता ये है कि अनेक बार हमारे नेताओं ने संविधान के जो मूल स्वरूप है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करने की कोशिश की, लेकिन न्यायपालिका खड़ी थी, उन्होंने ये काम होने नहीं दिया। जैसे नागरिकों के काम का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार, महिला और पुरुष को समान वेतन और काम के समय के लिए अधिकार, इसके लिए जनता को भी संघर्ष करना पड़ा है। देश के बहुत बड़े वर्ग को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है, साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इस वर्ग के पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है। ये सारी स्थितियां, इनके लिए संविधान नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं, देश के नेता जिम्मेदार हैं। देश के बड़े नेता इस जो निम्न वर्ग है उनको केवल मात्र वोट का साधन मानते हैं। उनकी सुख सुविधाएं, भूख प्यास है, उससे उनका कोई मतलब नहीं है, लेना देना ही नहीं है। लेकिन नाजिमा के कथन को हम 100% सही नहीं मान सकते, क्योंकि न्याय संगत नहीं है। क्योंकि संविधान के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत देश में हो रहे जो विकास है उसकी अपेक्षा भी इस तरीके से हम नहीं कर सकते, क्योंकि देश में काम हो रहा है। हम लोग कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत सभी विकासशील देशों में आज भारत की जो इकोनॉमी है उसकी तूती बोलती है। विश्व राजनीति में हमारी आवाज़ लोग सुनते हैं। निचले स्तर पर भी बहुत विकास हुआ है और जो कमज़ोर वर्ग है वो आगे बढ़े हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, या इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है, भारत में गणराज्य की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ये इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान का स्वरूप है, कौन सा स्वरूप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? इसका एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारे पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो इसमें आप एक का आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक संविधान सभा थी। 299 मेंबर थे और फाइनल 284 मेंबरान ने इसमें सिग्नेचर किया फाइनल। तो हम 284 मान के चलते हैं। संविधान सभा जो अलग अलग रियासतों से, जिसमें ब्रिटिश रूल था नहीं था, वहां से चुन के आए जो लोग थे वो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग, उन्होंने बनाया हमारा संविधान। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? तो इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946, 1946। उसके बाद फिर जब विभाजन हुआ उसके बाद
जो कम मेंबर के साथ, यानी जो पाकिस्तान चले गए मेंबर्स, जो पाकिस्तान के रियासतों से आए थे, उनके अलावा जो बचे, उसके बाद दूसरी हुई 1947 में। भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? तो इसका उत्तर है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जितने मेंबर बने थे उसमें कई विभाजन के बाद पाकिस्तान से जो आए थे उन मेंबर को हटाया गया या फिर वो मेंबर नहीं रहे, तो कुल मिला के 299 मेंबर बचे। और फाइनल जैसे मैंने बताया कि जो सिग्नेचर किया, जो सिग्नेटरी थे जिन्हें फाइनल संविधान जो फाइनल बन गया उसमें सिग्नेचर किए, वो 284 थे। तो हम 299 मेंबर्स मानते हैं। संविधान सभा में अनुसूचित वर्ग के कितने सदस्य थे? कितने थे? 26। अच्छा, कई जगह पे आप देखिए कि जो एनसीईआरटी की किताब है, इसमें आप देखेंगे कि जो हिंदी की किताब है उसमें आपके 26 दिए हुए हैं, अंग्रेजी के इसमें दिए हैं 28। तो थोड़ा सा एक इसमें विभेद आपको दिखाई देगा कई जगह पे। तो 26 और 28 में से आप 26 चूज करिए। संविधान सभा में किस राजनीतिक दल का वर्चस्व था? तो उस समय कांग्रेस का वर्चस्व था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ग रखेंगे। 82% जो सीट थी संविधान सभा की के मेंबरों की, वो इनके पास थी, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वहां से मैक्सिमम कांग्रेस ही थे। लेकिन क्योंकि इतनी डिवर्सिटी थी इनमें, तो संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार हुआ या जो चीजें बन के आई, काफी डाइवर्सिफाइड और सब वर्गों को लेके बनाई गई। संविधान के विषयों पर विचार विमर्श हेतु कितनी समितियां का गठन किया गया था? कितनी कमेटियां बनी थी? तो 8 कमेटियां गठित की गई थी। जैसे नेहरू साहब हो गए, अम्बेडकर साहब हो गए, मौलाना अब्दुल कलाम साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब इसको चेयर करते थे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि बहुत कम शब्दों में इसका उत्तर देना है, 1 या 2 सेंटेंस में। संविधान की एक सरल परिभाषा लिखिए। तो संविधान ऐसे बुनियादी सिद्धांत है, रूल रेगुलेशन है, या उनका समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण किया जाता है और उसका शासन चलाया जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ? संविधान सभा द्वारा हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका 1946 में गठन हुआ था। फिर उसके बाद पार्टीशन हो गया, तो मेंबर कम हो गए हमारी तरफ। संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन साहब थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तकरीबन 3 साल लगे। अगर इसको बहुत क्रूड तरीके से देखा जाए तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तकरीबन 3 साल लगे। 167 बैठकें हुई थी, मीटिंग्स। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और परिशिष्ट हैं? तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 9 परिशिष्ट हैं। भारतीय संविधान के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो जो मेन चीजें ली गई थी, वैसे तो बहुत जगह से हमने, आयरलैंड से भी लिया और कई जगह से हमने लिया, लेकिन जैसे फ्रांस से भी लिया हमने, स्वतंत्रता वगैरह, जो इक्वालिटी है। लेकिन जो मेन स्रोत थे वो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का संविधान। भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो 2 प्रमुख विशेषता ये है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो किसी के अधीन नहीं है, न सरकार के अधीन न किसी और के अधीन, ये इंडिपेंडेंट है। भारतीय संविधान के 2 संघात्मक तत्व लिखिए। तो संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है, क्योंकि संविधान से कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच अधिकारों और कार्यों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, यानी कि पावर, एक तो पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, साथ में जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट की गई है। भारतीय संविधान के 2 एकात्मक तत्व लिखिए। तो संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। अगर आप यहाँ के सिटीजन है, जैसे कई देशों में क्या है कि आप उस देश के भी नागरिक हो सकते हैं, किसी और देश के भी नागरिक हो सकते हैं एट द सेम टाइम।
हिंदुस्तान में अगर आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो है, हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है तो नहीं है, मतलब कहीं और के होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान के और कहीं और के नागरिक एक साथ हो जाएं। और संविधान द्वारा एक ही न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, यानी कि एक ही न्याय व्यवस्था सभी के लिए चलेगी, राजा और रंक सब बराबर है। संविधान सभा का गठन किस मिशन के अनुसार किया गया था? तो एक कैबिनेट मिशन था। संविधान सभा का गठन जो है 1946 की जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। ब्रिटिश के अनुसार ये जो कैबिनेट मिशन वहां पर डिसाइड हुआ था, क्योंकि वहां सरकार चेंज हुई थी और जिसकी सत्ता आई थी उन्होंने ये बनाया था। संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 385 निर्धारित की गई थी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन भारत का जब विभाजन हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, तो 299 रह गए। फिर ये हमारे यहां जो मेंबर रह गए। अविभाजित भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया, इसमें संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या का चयन कितना कितना निर्धारित किया गया था? तो इसमें यह था कि जो अविभाजित यानी जब अनडिवाइडेड इंडिया था, इंडिया पाकिस्तान एक थे, तो इसमें संविधान सभा के सदस्यों के चयन के लिए प्रांतों को 292, ये जो प्रांत है, प्रोविंसेस है, उनसे 292 सदस्य आने थे, और जो देसी रियासत थे उनसे 93 लोग आने थे संविधान सभा में। भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? क्योंकि अब विभाजन हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो यहां पर 385 से रह गए 299। संविधान सभा के औपचारिक रूप से भारतीय संविधान की रचना किस अवधि में की? संविधान सभा ने कब की? तो संविधान सभा द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उनके द्वारा भारतीय संविधान औपचारिक रूप से दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य में बना गया। जैसे मैंने बताया तकरीबन 3 साल लगे इसमें। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी, किस डेट को हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब यह हुई थी अनडिवाइडेड इंडिया में, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक थे। विभाजित भारत में संविधान सभा की बैठक किस तिथि को हुई? अब जब डिवाइड हो गया इंडिया पाकिस्तान, तो 14 अगस्त 1947 को जो विभाजित भारत था, यानी कि जो भारत अलग बन गया, उसमें संविधान सभा की बैठक हुई थी। संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ? तो सन 1935 में जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, यानी कि प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव्स थे, उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। यानी कि वहां भी इलेक्शन हुआ, और ये लोग जो थे ये तो जनता के द्वारा चुने गए थे। तो संविधान सभा में जो मेंबर आए वो अगर कहें परोक्ष रूप से वैसे ही आए थे जैसे आज होता है, लेकिन वो सदस्य थे, वो विधानसभा के मेंबरों ने संविधान सभा में भेजा था उनको। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आयोजित बैठक में कितने सदस्य थे? तो इसमें 284 सदस्य आए थे। 26 नवंबर 1949 को जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो यही जो मेंबर थे, इन्होंने अंतिम रूप में हस्ताक्षर भी किए थे कि भाई संविधान बन गया, अब फाइनल हम हस्ताक्षर कर रहे हैं कि हमने बनाया है और हम इसके फेवर में हैं और इसको लागू किया जाए। संविधान सभा में अनुसूचित वर्गों के कितने सदस्य थे? तो 26 सदस्य थे, 26 शेड्यूल कास्ट। संविधान सभा ने कितनी अवधि और कितनी बैठकों में संविधान पारित किया? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इतने लगे, और इसमें 167 बैठकें 166 मीटिंग हुई, और फिर भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा ने संविधान की रचना के लिए कितनी समितियों का गठन किया था? तो मुख्य रूप से 8 समितियां गठन की गई थी। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किस नेता द्वारा किस सन में प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, इन्होंने संविधान का उद्देश्य यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में इसको संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था कि जो संविधान बनने वाला है उसका उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या होगा। किस देश का संविधान लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं है? तो इंग्लैंड के पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, यानी कि कोई एक किताब ऐसी नहीं है जिसको ये कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इनके पास क्या है, एक तो कुछ किताबें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और साथ में कुछ निर्णय है, मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों पे जो निर्णय हुए उनको मिलाकर ये संविधान कहते हैं। सामूहिक रूप से इसको कंबाइन करके फिर संविधान कहते हैं। कोई एक बुकलेट नहीं है जैसे हमारे पास एक प्रॉपर बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लघु उत्तरीय प्रश्न। संविधान सभा की रचना ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुरूप हुई थी।
वे प्रस्ताव क्या थे, संक्षेप में विवेचना कीजिए। यानी कि जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने कहा या एक प्रेजेंट किया कि कैबिनेट मिशन बनाया जाएगा, उस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ। इसको इस तरीके से समझा जाए कि हर एक प्रांत, देखिए पहले तो एक प्रांत हो गया, फिर देसी रियासत हो गई, फिर या जो देसी रियासत या रियासतों का जो समूह था, तो ये ब्रिटिश रूल थे, ये ब्रिटिश रूल नहीं थे। अब उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई कि 10 लाख पर एक सीट, 10 लाख लोगों पे एक सीट, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। तो ये जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांत, जैसे ये ब्रिटिश रूल है, यहाँ से 292 सदस्य आने थे और बाकी जो रियासतें थी जो ऑटोनोमस थी वो 93 इनको सीटें दी गई। और प्रत्येक प्रांत की सीटों को दो प्रमुख समुदायों, मुसलमान और सामान्य में और सिख में तो देखिए मुसलमान सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया और पंजाब में यह बंटवारा जो है वो सिख, मुसलमान और सामान्य के रूप में किया गया। सामान्य मतलब सारे इसमें सारे के सारे संप्रदाय आ जाते हैं, खासतौर पे क्योंकि हिंदू की बहुतायत थी तो वो आते थे इसमें। मतलब पूरी तरीके से इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि हर वर्ग का, हर संप्रदाय का रिप्रेजेंटेशन हो संविधान सभा में। और प्रांतीय विधान समस्याओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि को चुना। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको अगर इस तरीके से मैं 3 भाग में डिवाइड कर दूं तो हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, इस तरीके से। और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक यानी प्रतिनिधित्व यानी प्रॉपर अनुपात में, जैसे हिंदू है, अगर मान लीजिए हिंदू मुस्लिम इनके अलग अलग अनुपात है जनसंख्या, उस हिसाब से सदस्य चूज किए गए, मतलब अनुपात के हिसाब से। और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया गया, यानी कि हर आदमी एक वोट देगा। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया कि ये लोग जो 93 मेंबर चुनेंगे वो आपस में कंसल्टेशन से चुनेंगे। संविधान की प्रस्तावना का क्या अर्थ है, इसका महत्व लिखिए। तो संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, किसी पुस्तक की भूमिका, जिसे हम शुरुआत में एक पुस्तक में रहता है कि भाई ये पुस्तक क्या कहने वाली है, इस पुस्तक का मेन एम क्या है, तो उस पुस्तक की भूमिका की तरह है। तो संविधान की भावना जो है या अंतरात्मा, यानी कहें कि जो उसकी रूह है, उसको परिलक्षित करती है। यह उस खिड़की के तरीके से है जिसको अगर आप झांक के देखें तो संविधान निर्माताओं के मंतव्य, यानी कि उनके दिमाग में क्या है, उनकी सोच क्या है, उसको पढ़ा और समझा जा सकता है। दूसरे अर्थों में अगर हम इसको समझें तो प्रस्तावना यानी कि जो प्रियम्बल है वो, उसमें संविधान के जो आधारभूत आदर्श हैं, सिद्धांत क्या होंगे, किस हिसाब से, किस कारण से और क्या क्या सोच के संविधान बनाए गए हैं, आदर्श और सिद्धांत क्या होंगे, उसकी चर्चा की गई है। ये भी जानना जरूरी है कि प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होता है और साथ में होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं होती। ध्यान रखिए कि प्रस्तावना शुरुआत में होता है, उसकी भावना प्रस्तुत करता है, लेकिन कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। यदि प्रस्तावना की अवहेलना होती है, प्रस्तावना को फॉलो नहीं किया जाता है, तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की शरण में नहीं जा सकते। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसलिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है, ये क्यों होता है कि यह संकेत करती है कि देश की सरकार कैसी चली जाए। इसमें सरकार के सम्मुख नए समाज के निर्माण हेतु उद्देश्यों को बड़ा स्पष्ट किया गया है और साथ में यह पता चलता है कि संविधान देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। यानी कि जिस्ट है, ये समरी है कि संविधान में क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से क्या तात्पर्य है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इससे मतलब यह है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरन स्टेट है। ये यानी भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में बिल्कुल स्वतंत्र है, अपने खुद के फैसले ले सकता है, कोई ऐसा बाहरी नियंत्रण नहीं है और भारत राज्य की सभी शक्तियां हमारे खुद के पास है, संघ के पास है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है, यानी अपने डिसीजन वो खुद ले सकता है और वह किसी भी विदेशी समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है कि कोई ऐसी संधि हो चुकी है जिसको उसको मानना ही पड़ेगा। दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि कुछ इसमें सेंटेंसेस लगेंगे जवाब देने में। बहुत छोटा नहीं है लेकिन बहुत बड़ा भी जवाब नहीं देना है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। सोर्सेस, भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए, क्योंकि जो संविधान बना है उसके सोर्सेस क्या क्या है। तो भारत का जो संविधान है उसका जो निर्माण हुआ है, जब वो बनाया गया
बड़ी सोच समझ के और काफी डिबेट्स, विचार विमर्श के उपरांत इसको बनाया गया। और भारतीय संविधान में, विश्व के संविधान में जो अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग देशों के अलग अलग अच्छे प्रावधान है, इनको लिया गया। और भारतीय संविधान के बहुत सारे जो लगभग 200 प्रावधान, ये 1935 ईस्वी में जो ऑलरेडी चीजें बनाई गई थी उससे लिया गया है। इसलिए इसको 1935 ईस्वी के अधिनियम की कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में संसदात्मक यानी कि जो हमारी संसद है, हमारे पार्लियामेंट, उस प्रणाली को ब्रिटेन से संविधान की प्रस्तावना, नागरिकों के जो मूल अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, न्यायिक पुनरावलोकन, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन, राज्यसभा में योग्यतम व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करना, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर हम कहते हैं, स्टेट भी हो, सेंट्रल भी हो और सेंट्रल स्ट्रांग हो, उसको कनाडा के संविधान से लिया गया। संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है, समवर्ती सूची, और केंद्र और राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो उसको तय करने की जो प्रणाली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और संविधान में संशोधन की प्रणाली हमने दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से के संविधान से ली। और राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन शक्तियां, मतलब राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्तियां दी जब आपातकाल हो, इमरजेंसी सिचुएशन है, उसके कुछ प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, यानी रूल ऑफ लॉ, इसको जापान के संविधान से लिया गया। और संविधान में निहित जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज है, उनको रूस के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार होता है, अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशन, ये कैसे होता है? तो भारत के संविधान निर्माताओं ने इस तरीके का संविधान बनाया, जैसे समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, तो बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, परिवर्तन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368, इसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, कैसे जो संशोधन होगा। संविधान के अनुच्छेदों को संशोधन के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। तो संविधान के जो 22 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें अगर अमेंडमेंट करना है, चेंज करना है, संशोधन करना है, तो संसद उसी प्रक्रिया से कर सकती है जिस तरीके से वो साधारण कानून बनाती है, लॉ बिल आता है, लॉ बनता है वो। इस प्रकार से कुछ जो अनुच्छेद हैं इसमें, जैसे नागरिक से संबंधित प्रावधान, और नए राज्यों की रचना, और वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन, जो राज्य हैं उनको डिवाइड करना या उनको मिलाना, राज्यों के द्वितीय सदनों का निर्माण और उसका उन्मूलन, बनाना और उनको हटाना। इसी तरीके से संसद के जो विशिष्ट बहुमत द्वारा क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, जिसमें स्पेशल बहुमत चाहिए होता है। तो संविधान में जो संशोधन है उसके लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह लोअर हाउस हो चाहे अपर हाउस है, यानी कि लोकसभा में पहले, राज्यसभा में, ऐसे किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब वह विधेयक प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से तथा सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, यानी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी, तो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति उस पर फिर स्वीकृति देते हैं। फिर उसके बाद है संसद में विशिष्ट बहुमत और विधानमंडलों की स्वीकृति, यानी पहले तो संसद से पास होना ही होना है इसको 2/3 से। उसके अलावा जो विधानमंडल है, राज्य के जो अलग अलग लेजिस्लेटिव सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उनका भी इसमें रोल आता है। तो संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, अगर इसमें संशोधन होना है तो संसद में पहली चीज तो विशिष्ट बहुमत, जैसे अभी हमने देखा कि 2/3 हमें बहुमत चाहिए, और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से विधेयक पारित हो जाना चाहिए। और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाने से पूर्व इनको कहां भेजना पड़ेगा? स्टेट में, विधानमंडलों में भेजना पड़ेगा, जो हमारे राज्य सरकारें हैं। तो कम से कम आधे विधानमंडल, पूरे देश में जितने विधानमंडल हैं उनमें आधे विधानमंडलों से ऊपर समर्थन इसको मिलना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, यह अनुच्छेद इसमें आता है। केंद्रीय कार्यपालिका की शक्तियों की क्या सीमा निर्धारण, और राज्य की कार्यपालिका की जो, जैसे राज्य की जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उसकी शक्तियों का निर्धारण, और केंद्र द्वारा शासित क्षेत्रों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था, जैसे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, यूनियन टेरिटरी,
और राज्यों के उच्च न्यायालय, ये सारी जो चीज़ होती है, ये इसके लिए संसद में भी विशिष्ट बहुमत चाहिए और राज्य में भी चाहिए। तो ये जो संशोधन की प्रक्रिया हमने देखी, इससे ये क्लियर हो जाता है कि भारतीय संविधान लचीलापन तो है ही, साथ में कठोरता भी है। इसका बड़ा अच्छा अद्भुत सम्मिश्रण कह सकते हैं। इसीलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो संविधान लागू किया गया, उसके किए जाने के समय से लेकर दिसंबर 2005, अगर हम एक समय ले लें, तो इसमें चेंजेस काफ़ी हो चुके हैं 93। और अगर हम आज 2020 के बारे में बात करें तो नंबर काफ़ी बढ़ जाएगा। भारत का संविधान एक संतुलित दस्तावेज है। इस कथन को संक्षेप में समझाइए। यानी कि भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ बैलेंस्ड डॉक्यूमेंट, बड़ा बैलेंस्ड है। तो भारत का संविधान हम मानते हैं कि ये संतुलित है, क्योंकि हमारी जो सरकार के 3 मुख्य अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, संसद, मंत्रीगण और सर्वोच्च न्यायालय, और जो अन्य न्यायालय हैं उनको इस तरीके से चीज़ें सौंपी गई है कि पावर्स दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है। साथ में ही जो केंद्रीय मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा, पार्लियामेंट। राष्ट्रपति सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग करते हैं। और भारत में न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, यानी जुडिशरी हमारे यहाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से सरकार का कोई भी अंग ये दावा नहीं कर सकता कि उसके पास ज़्यादा पावर है, सत्ता का ऐसा अधिकार है जो उसके पास पूरा है, मोनोपोली नहीं है, असीमित। तो संविधान के बहुत विशिष्ट मामले जो होते हैं उनके समाधान के लिए कुछ अलग अलग स्वतंत्र प्राधिकरण भी बनाए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एवं स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है, ये इसको हम कहते हैं CAG। इस प्राधिकरण का मुख्य काम क्या है? जो केंद्र और राज्यों में पैसा खर्चा हो रहा है, आय कितनी हो रही है, व्यय कितना हो रहा है, इसकी जांच करना इनका काम होता है। इसी तरीके से निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से की गई थी। और संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा। ये जैसे जुडिशरी है, उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इंडिपेंडेंट है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC, अखिल भारतीय जो अलग अलग भर्तियां हैं उसके लिए परीक्षाएं आयोजित करती हैं, जैसे IAS हो गए, PCS हो गए, इस तरीके की। तो PCS का तो वैसे स्टेट करता है, लेकिन जो बड़े पोस्ट होती है उसके लिए UPSC करता है। तो संविधान द्वारा राज्यों में पृथक रूप से लोक सेवा आयोग, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो PCS वगैरह होते हैं, वहां पर राज्यों में भी अलग तरीके से लोक सेवा आयोग है। तो ये जो हमने संवैधानिक प्राधिकरण ये देखा, इससे बिल्कुल ये सुनिश्चित हो जाता है कि शासन के विधायी और कार्यकारी अंग पूरी तरह नियंत्रण में रहेंगे, ताकि बैलेंस शक्ति रहे सबके पास, किसी के पास एक्स्ट्रा ना हो जाए, किसी के पास कम ना हो जाए। तो इस तरीके से सुशासन या कहें जो प्रशासन है उसकी कोई एक शाखा संविधान के लोकतांत्रिक स्वरूप को, जो हमारा एक डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या फ्रेमवर्क है, उसको नष्ट करने के लिए किसी के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं दी गई कि वो अपने शक्ति से बाहर जाके या उसको नष्ट करने की कोशिश करे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं आप। संविधान से आप क्या समझते हैं? किसी देश के लिए इसकी आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए। संविधान किसे कहते हैं? किसी देश के लिए यह महत्वपूर्ण क्यों है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? तो संविधान में ये जो शब्द आया है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का ये हिंदी रूप है संविधान। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है गठन, फॉर्मेशन। अगर हम दैनिक बोलचाल में आपस में जो बोलचाल करते हैं उसमें गठन शब्द का अर्थ देखें तो मनुष्य के जो शारीरिक ढांचा है उसका गठन किस तरीके से हुआ है। लेकिन जब हम नागरिक शास्त्र में आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाता है कि राज्य में जो शारीरिक ढांचा है उसका गठन किस तरीके से किया गया है, कि देश में सरकार किस तरीके से बनेगी, अलग अलग अंग कैसे काम करेंगे, किसकी क्या पावर्स है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या हमने पावर दी है, सत्ता कितनी दी है और उसकी जिम्मेदारियां क्या है। और दूसरे शब्दों में देखें तो राज्यों की जो शासन व्यवस्था है इसके ढांचे का निर्धारण करने और उसको समुचित संचालन के लिए प्रत्येक राज्य में कुछ लिखित और अलिखित नियम होते हैं, तो जिसके अनुसार सरकार देश में शासन का कार्य चलाती है, सरकार देश को चलाती है।
तो इन नियमों को ही कानूनी भाषा में हम कॉन्स्टिट्यूशन या राज्य का संविधान कहा जाता है। राज्य मतलब हमारे स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है। लेकिन एक बात यहां पर देखने की है कि राज्य द्वारा बनाए गए सभी नियम और कानून के समूह को संविधान नहीं कहा जाता, बल्कि संविधान के अंतर्गत केवल वे नियम और कानून सम्मिलित आते हैं जिनके द्वारा शासन के संगठन एवं उसके ढांचे का निर्धारण किया जाता है कि सरकार का फॉर्मेशन कैसा होगा, सरकार के क्या पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, और शासन के जो अलग अलग अंग हैं उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप होंगे, क्या पारस्परिक संबंध होंगे, और उनके अधिकारों और कर्तव्यों का तथा शासन वे नागरिकों के मध्य से जो उनका संबंध है, मतलब शासन और नागरिकों के बीच में जो संबंध है, इसको अभी निर्धारण कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। अब संविधान की आवश्यकता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या है और उसका महत्व। तो जो 3/4 पूरे देश है, पूरे विश्व के, वो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। तो लोकतांत्रिक युग में जबकि शासन व्यवस्था गांव के एक लेखपाल से लेकर राष्ट्रपति तक सैकड़ों सरकारी पदों में बिखरी हुई है, बहुत सारे सरकारी पद हैं, ये जरूरी हो जाता है कि शासन कार्य को ठीक तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सरकारी पदाधिकारी हैं और जनता के अधिकारों के बीच बाकायदा एक निर्धारण हो, तो उसके लिए राज्य का एक संविधान होना जरूरी है। मतलब राज्य, जहां जहां मैं राज्य बोल रहा हूं, यहां पर मैं देश की बात कर रहा हूं। तो आज के समय में किसी भी देश के लिए कुछ ऐसे कारण हैं जिसके लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली चीज यह है कि संविधान अगर नहीं होगा तो जनता को ये पता ही नहीं चलेगा कि सरकारी जो शासन है उसमें जो अलग अलग अंग है उसके अधिकार क्या है और राज्य और जनता के बीच में संबंध क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है सरकार के जो अलग अलग अंग हैं उनकी कार्यप्रणाली, इसके संबंध में किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन ना हो, भ्रांति ना हो और विवाद की संभावना कम से कम हो। इसी तरीके से संविधान अगर नहीं होगा तो देश में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर नियम बिल्कुल निश्चित है, क्लियर है, तो सरकारी कर्मचारी कोई मनमानी तो नहीं कर पाएंगे, और राज्य अगर निरंकुश होना चाहेगा, देश की सरकार निरंकुश होना चाहेगी या कोई एक अंग सरकार का निरंकुश होना चाहेगा, स्वेच्छाचारी शासन अगर करना चाहेगा या परिवर्तित होना चाहेगा, तो ये जो अराजकता फैलेगी जिससे अविश्वास की भावना उत्पन्न हो सकती है, इसके लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ेगी। और राज्य का संविधान होने से जो शासन है उसके अलग अलग जो अंग हैं उनको अपना जो परिधि है वो पता होगा, कार्य क्षेत्र जो वर्किंग एरिया है उनको पता होगा, और इससे ये भी पता होगा कि उनके अधिकार क्या है, उनकी पावर्स क्या है और जनता के लिए उन्हें क्या क्या करना है, क्या किन किन कर्तव्यों का उनको पालन करना है। नागरिक भी जो उनकी स्वतंत्रता है, यानी कि उनकी फ्रीडम है, उनके अधिकार, उनकी रक्षा के लिए संविधान का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सारी चीजें संविधान में दी गई हैं। संविधान राज्य और जनता, देश और जनता दोनों के लिए ही एक, अगर आपने देखा होगा जब शिप चलते हैं तो उनका अपना डायरेक्शन और देखते हैं कहां से, वो देखते हैं लाइट हाउस जिसे हम प्रकाश स्तंभ कहते हैं, तो उससे वो मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अगर संविधान नहीं होगा या ये कहे संविधान के यह निश्चित है, बिना संविधान के ये जरूरी हो जाएगा कि भाई शासन भी भटक जाएगा, जनता भी भटक जाएगी, तो संविधान से दोनों भटकेंगे नहीं। तो किसी भी राज्य के अगर जो अस्तित्व है प्रजा के सुखमय जीवन के निर्माण के लिए राज्य का संविधान बहुत आवश्यक हो जाता है। और कोई भी राज्य का जो संविधान है, देश का संविधान है, उसके महत्व की उपेक्षा करके या फिर उसको ना मान के या उसका अस्तित्व अगर आप संविधान नहीं मानते हैं तो उस देश का अस्तित्व ही खतरे में आ सकता है। तो संविधान एक देश के एक शासन प्रशासन की नींव है। अब जली नेक साहब ने कहा था कि उस राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसका अपना संविधान ना हो। अगर संविधान नहीं होगा, संविधान विहीन राज्य में अराजकता की स्थिति होगी। भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ, संविधान की प्रस्तावना का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो 26 जनवरी 1950 ये दिन बड़ा गौरवपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इस दिन स्वतंत्र भारत में स्वयं भारतवासियों द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसको लागू किया गया और भारतवासियों ने पूर्ण स्वतंत्रता, फ्रीडम का अनुभव किया। इसी दिन से हम लोग गणराज्य हो गए, हम रिपब्लिक घोषित किए गए। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसके कार्य कैसे हैं। भारत के स्वतंत्र होने से पहले भारतीय नेताओं ने 1939 में अंग्रेजों से संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करने की मांग की।
लेकिन उस समय भारतीयों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद समय बदला तो परिस्थिति जो बदली, 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन, जो मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, इसकी योजना में इस बात पर अंग्रेजी सरकार ने विचार किया कि भारतीयों को अपना जो संविधान है उसको बनाने की स्वतंत्रता दे दी जाए, क्योंकि वे ही अपने देश की परिस्थितियों को जानते हैं। हिंदुस्तानी तो जानते हैं हिंदुस्तान कैसा है, आवश्यकताएं क्या है, तो उसके हिसाब से वो संविधान का निर्माण करेंगे। तो इससे क्या हुआ, शीघ्र ही संविधान सभा का गठन हुआ। तो उसमें जनसंख्या के आधार पे, मतलब प्रत्येक 10 लाख पे एक मेंबर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर चुनाव किस तरीके से हुआ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसका जितना अनुपात है उस हिसाब से एक मत दिया जाएगा, इससे चुनाव हुआ। और निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा में 389 सदस्य जो है वो चुने गए। फिर बाद में जो है पाकिस्तान अलग हो गया, तो 389 से कुछ लोग कम हो गए, 79 पाकिस्तान की तरफ चले गए। तो फिर 310 सदस्य बचे और फिर इन्हीं सदस्यों ने संविधान निर्माण किया। अब एक नंबर आएगा इसमें 299 और 284। तो अल्टीमेटली जो 284 है उन्होंने फाइनल सिग्नेचर किए। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था 9 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे और इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। फिर बाद में जो 11 दिसंबर 1946 इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो अलग अलग इसमें समितियां बनाई गई, जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, अनुवाद समिति, सलाहकार समिति, संघ समिति, वित्तीय मामलों की समिति, झंडा समिति, भाषा समिति, प्रारूप समिति। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था प्रारूप समिति, यानी कि जो ड्राफ्ट कमेटी है जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसके जो नेता थे या कहें चेयरमैन थे वो साहब थे B.R. अम्बेडकर साहब। तो संविधान का जो प्रारूप तैयार करने के लिए ड्राफ्ट कमेटी, जो समिति थी, उसका गठन किया गया और उसके अध्यक्ष, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। और भी इसमें सदस्य थे जैसे K.M. मुंशी साहब, T.T. कृष्णमनाचारी, श्री गोपाल स्वामी अयंगर, श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री मोहम्मद सादुल्ला खान, श्री माधव राव और श्री D.P. खेतान। अब इसको करने में 141 दिन का समय लगा और जो समिति ने प्रारूप बनाया उसको कुछ संशोधन के साथ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने उस पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि वो चेयरमैन थे। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, तकरीबन 3 साल। और बहुत ये जो अमाउंट देख रहे हैं, इतना पैसा इसमें खर्च किया गया। तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और उसके बाद 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी गई। जो 9वीं अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन में सन 1959 ईस्वी में, 10वीं अनुसूची 35वें संवैधानिक संशोधन में सन 1975 में, 11वीं सूची 73वें संवैधानिक संशोधन में अप्रैल में और 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर जून 1993 में। उसके बाद जो संशोधन है उसके बाद 2000 को यथा विद्यमान संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं जो तब्दील हुई हैं और दिसंबर 2014 तक संविधान का 99 बार संशोधन हो चुका है। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 में विधिवत तरीके से लागू किया गया। इसके साथ ही जो भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में एक रूप आया, गणराज्य बन गए हम लोग। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का वास्तविक कारण ये था कि 26 जनवरी 1929 को भारत के निवासियों ने रावी नदी के तट पर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पंडित नेहरू के अध्यक्षता में ये प्रतिज्ञा की थी कि देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराएंगे। संविधान के लागू होने से भारतवर्ष एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन गया। संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? संविधान की प्रस्तावना, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको स्पष्ट करते हुए एक विवाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है, यानी कि जिस्ट समरी है। इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। तो प्रस्तावना में जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द संविधान के जो 42वें संशोधन है उसके बाद जोड़े गए। अब इसमें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है भारत के लोगों और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनके लिए बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण है। इससे सभी पदाधिकारी जो है उनको संविधान के उद्देश्यों के बारे में पता चलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का मूल अंग, उसकी कुंजी आत्मा है। डॉक्टर सुभाष कश्यप इन साहब ने कहा कि प्रस्तावना में जो निहित पावन आदर्श हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य है और जहां वे एक और हमें अपने गौरवमय अतीत से जोड़ते हैं वहां उस भविष्य की आशंका को भी संजोते हैं। भारतीय संविधान संघात्मक है परंतु उसमें एकात्मक के लक्षण भी विद्यमान है, इसकी विवेचना करनी है। भारतीय संविधान की संघात्मक एवं एकात्मक विशेषताओं को बताइए कि ये मतलब सिंगल भी है और इसे कहें ये फेडरल भी है और सिंगल भी है। कैसे? देखिए, भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार के संविधानों के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि भारत का संविधान जो एकात्मकता की ओर झुका हुआ एक संघात्मक संविधान है। कुछ इसमें शब्द कहे गए कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय है लेकिन आत्मा उसकी एकात्मक है। तो संघात्मक विशेषताएं क्या है? एक तो भारतीय संविधान लिखित और स्पष्ट है, यानी भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है जिसमें सरल और स्पष्ट अर्थों वाली शब्दावली का प्रयोग किया गया है। संविधान सभा ने इसे तैयार किया था। सर्वोच्च और कठोर का मतलब यह है कि भारतीय संविधान को देश के सर्वोच्च कानून की स्थिति प्राप्त है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, कोई भी सरकार इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। और कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें संशोधन की कुछ ऐसी चीजें हैं, बहुत जटिल प्रक्रिया इसकी है, कुछ जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह नहीं छीने जा सकते। राज्यों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में तो अकेले केंद्रीय संसद कोई संशोधन कर ही नहीं सकती। शक्ति का विभाजन है, 3 अलग अलग सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इन सूचियों पे राज्यों को और जो स्टेट है, देश है, उनको अलग अलग कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। जो समवर्ती सूची है इसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन सर्वोच्चता जो है हमेशा केंद्रीय सरकार, यानी जो कनाडा से हमने लिया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है। अवशिष्ट विषय केंद्रीय सरकार के अधीन आते हैं और जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या ये 97, 66 और 47 है। न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, यानी कि भारतीय संविधान में जो जुडिशरी है वो शक्तिशाली है और स्वतंत्र है। देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त है और यह संसद और राज्य सरकारों द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको क्लियरली अवैध भी घोषित कर सकता है। इससे संविधान की रक्षा का कार्यभार सौंपा गया है। और द्विसदनीय व्यवस्थापिका क्या है? भारतीय सदन में राज्यसभा और लोकसभा है, तो उच्च सदन राज्यसभा है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और निम्न सदन जो है वो लोकसभा है जो जनता लोग इलेक्ट करते हैं। इसमें संशोधन प्रणाली जो है वो पूर्ण रूप से संघात्मक शासन के हिसाब से है। और एकात्मक विशेषता क्या हुई? इकहरी नागरिकता, यानी संविधान में देश के नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्रदान की गई है, सिटीजनशिप। इसमें कोई राज्यों की पृथक नागरिकता नहीं दी गई है कि भाई आप देश के नागरिक है फिर आप मध्य प्रदेश के भी नागरिक है, ऐसा नहीं है। पूरे देश का एक ही नागरिक है। राष्ट्रपति की सर्वोच्च शक्तियां हैं, यानी संविधान के अनुसार कोई ऐसा संकट आता है, आपातकाल आता है तो देश की शासन संबंधी संपूर्ण शक्तियां ये राष्ट्रपति के हाथ में होती है। राज्यों की सरकारों को राष्ट्रपति के इच्छानुसार अपने राज्यों को शासन चलाना पड़ता है। सीमाओं में क्या परिवर्तन है? संसद को राज्यों की सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन करने का यह अधिकार उनको मिलता है। और सेना भेजना, केंद्रीय जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रांतीय सरकार का अगर परामर्श है उसके बिना भी राज्य में सेना भेज सकती है। राज्यपाल का पद, राज्यपाल जो है प्रांतीय शासन का अध्यक्ष होता है, यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसका ट्रांसफर, स्थानांतरण और पदच्युति, वो पद से कब हटेंगे, इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल प्रांतों में केंद्रीय सरकार के एक एजेंट के रूप में काम करता है। वित्तीय निर्भरता, जितनी प्रांतीय सरकारें हैं अपने विकासशील कार्यों हेतु जो केंद्रीय अनुदान है, ग्रांट्स और ऋण पर निर्भर करती है, पैसे वहां से मिलते हैं। और राज्य सूची का जो कानून है निर्माण, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सामान्य और आपातकालीन परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर
कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। समान न्याय व्यवस्था, एकात्मक संविधान की ये विशेषता होती है कि पूरे देश में समान न्याय व्यवस्था होगी। भारतीय संविधान में ये विशेषता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के जो न्यायालय में जो दीवानी, फौजदारी, सिविल और जिस तरीके से जो मुकदमे चलते हैं उसमें एक जैसे कानून बनाए जाते हैं और साथ में राज्यों के जो उच्च न्यायालय है उनको उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान न ही पूरा संघात्मक है, न ही पूरा एकात्मक है, बल्कि दोनों ही विशेषताएं इसमें विद्यमान है। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।